तो माय नेम इज़ लोकेश आलोने और आज का मेरा लेक्चर है कि जाइगोटिक जीन कि उसमें सेगमेंटेशन कैसे फॉर्म होता है ड्रोसोफिला में। अभी तक हमने पिछले दो लेक्चरों में मैंने ड्रोसोफिला के अंदर क्लीवेज कैसे फॉर्म हो रहा है, क्लीवेज के बाद में उसकी पैटर्निंग कैसे हो रही है, क्लीवेज के थ्रू कौन कौन सी सेल्स का सेलुलर ब्लास्टोडर्म और साइनोसिटियल ब्लास्टोडर्म कैसे फॉर्म हो रहा है, कौन सी स्टेज में और कौन से क्लीवेज में फॉर्म हो रहा है, और पोल सेल का एक एक्सपेरिमेंट भी मैंने आपको बताया, और एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस कैसे फॉर्म हो रही है मैटरनल जीन के थ्रू। और फिर उसके बाद में डोर्सल सेकेंड लेक्चर जो मैंने बनाया था आपका कि डोर्सल वेंट्रल पोलरिटी कैसे फॉर्म हो रही है, उसमें जीन कैसे स्पेसिफाई हो रही है और उनके सारे म्यूटेशन केसेस भी बताएं, और इन्हीं म्यूटेशन केसेस पर क्वेश्चंस आते हैं। और अब आज का लेक्चर में मैं जाइगोटिक आगे कंटिन्यू करूंगा जिसमें जाइगोटिक जीन्स कैसे मतलब इम्ब्रियो के अंदर सेगमेंटेशन फॉर्म कर रहे हैं और यही सेगमेंट आगे उनके फेट को कैसे अचीव करते हैं। तो इन्हीं चीज़ के बारे में आज पढ़ेंगे हम। तो जाइगोटिक जीन क्या होते हैं? द ट्रांजिशन फ्रॉम द स्पेसिफिकेशन टू डिटर्मिनेशन इन द ड्रोसोफिला इज मेडिएटेड बाय सेगमेंटेशन जीन या जाइगोटिक जीन। मतलब क्या बोल रहा है कि जहाँ पर स्पेसिफिकेशन से डिटर्मिनेशन हो रहा है, जीन्स का डिटरमाइन हो रहे हैं उनको फेट के लिए कि उनको सेगमेंटेशन करना है और सेगमेंट से उनके फेट कौन सा फेट बनेगा उस चीज के लिए डिटर्मिनेशन जाइगोटिक जीन के थ्रू होता है ना। और इन्हीं जाइगोटिक जीन को सेगमेंटेशन जीन भी बोल कहते हैं। दीज जीन एक्सप्रेस्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और ये फर्टिलाइजेशन के आफ्टर एक्सप्रेस होते हैं ना। जो मेटरनल जीन थे वो मेटरनली प्रेजेंट है, तो ये चीज याद रखना कौन से मेटरनल जीन है और कौन से जाइगोटिक जीन है। स्पेसिफिकेशन रिप्रेजेंट रिवर्सिबल टाइप ऑफ कमिटमेंट, और ये स्पेसिफिकेशन जो होता है रिवर्सिबल ही होता है। कोई भी फेट अचीव करने के लिए सबसे फर्स्टली एक स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन तो स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि उसको कोई भी सेल को कोई फेट अचीव करना है तो वहाँ पर वो बस ओनली सोचती है, एक थिंकिंग होती है उसके दिमाग में कि हाँ मेरे को ये फेट्स अचीव करना है, पर डिटर्मिनेशन नहीं होता है कि हाँ मेरे को यही फेट अचीव करना है। अगर कभी कोई भी सिग्नलिंग उसमें मिस होती है तो वो दूसरे फेट को भी अचीव कर सकती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिकेशन। मतलब उसका एम डिसाइडेड नहीं है, उसके सामने दो तीन एम है उसके वाले, तो इस प्रोसेस को स्पेसिफिकेशन कहते हैं। और एक प्रोसेस आती है सेकेंड स्टेज जो होती है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन में क्या होता है? उसका एक ही एम होता है, एक ही फेट होता है जिसको वो डिटर्मिन करती है। जहाँ उसको कहीं भी कोई भी जगह पर अगर हम प्लेस कर दें तो वो उसी फेट को डिटरमाइन करेगी। तो मैंने आपको बताया जो फेट की डिटर्मिनेशन की प्रोसेस कौन कौन सी स्टेज होती है, फर्स्ट और सेकेंड स्टेज। डिटर्मिनेशन रिप्रेजेंट इरिवर्सिबल कमिटमेंट। मतलब क्या होता है कि इरिवर्सिबल मतलब ये कि उसका कमिटमेंट चेंज नहीं होगा, उसने जो कमिटमेंट कर ली तो वही फेट को ये अचीव करेगी। एंड दिस जीन डिवाइड द अर्ली इम्ब्रियो इनटू अ रिपीटिंग सीरीज ऑफ द सेगमेंट्स। और ये जो भी जीन्स है ये सेगमेंट्स के थ्रू रिपीटेडली एक्सप्रेस होते हैं। एंड दिस जर्मिनेशन जीन डिवाइड द इम्ब्रियो इनटू द 14 पैरा सेगमेंट्स। और ये सेगमेंट्स सेगमेंट में डिवाइड करते हैं किसी भी इम्ब्रियो को कितने सेगमेंट्स में? 14 पैरा सेगमेंट्स में। अब पैरा सेगमेंट्स कैसे फॉर्म होते हैं आगे हम पढ़ेंगे, जीन के स्पेसिफिक कौन कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल है। अब पैरा सेगमेंट्स ऑफ इम्ब्रियो डू नॉट बिकम द सेगमेंट्स ऑफ लार्वा एडल्ट, रेदर दे इंक्लूड द posterior parts of an anterior segments and then anterior portion of segments। मतलब यही सेगमेंट जो है एंटेरियर और पोस्टेरियर पार्ट्स का या सेगमेंट्स का के अंदर डिवाइड होते हैं। तो ये सारे जीन हम सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जो मैंने आपको सारे जीन्स बताए थे, सारे जीन्स की एक स्लाइड थी जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि कौन कौन से जीन सेगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कौन से जीन जो होता है पैरा सेगमेंट के लिए। और पैरा सेगमेंट के आफ्टर लास्ट में क्या था कि यही सेगमेंट का एंटेरियर और पोस्टीरियर पोर्शन डिसाइड हो रहा था ना। तो अगर हम देखें तो ये एग था, एग में जो होता है गैप जीन। गैप जीन कौन से? मतलब गैप जीन क्या बोले तो जाइगोटिक जीन। ये जाइगोटिक जीन जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो ये जाइगोटिक जीन क्या करेंगे? किसी भी इम्ब्रियो को सेगमेंटेशन करेंगे, मतलब लार्ज सेगमेंट का फॉर्म का फॉर्मेशन करेंगे। लार्ज सेगमेंट कितने सेगमेंट्स हो गए? 7 लार्ज सेगमेंट्स बनाएंगे किसी भी इम्ब्रियो के अंदर। ये जैसे एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की एक फिल्म है जिसके अंदर देख लीजिए आप किस टाइप से सेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है। और
इन्हीं सेगमेंट्स में उसी के स्पेसिफिक जीन प्रेजेंट्स होते हैं और उन जीन का एक स्पेसिफिक वर्क होता है। अगर कभी वो जीन अपसेंट हो जाए या म्यूटेटेड हो जाता है तो वो सेगमेंट जो होता है उस एम्ब्रियो का वो सेगमेंट्स डिसअपेयर हो जाता है। और वह डिसअपेयर होने से क्या होता है कि जो एडल्ट एम्ब्रियो बनता है उसमें वो पार्ट एब्सेंट होता है जो इसी जीन के द्वारा स्पेसिफाई होने वाला था। अब गैप जीन के बाद में एक पेयरुल जीन आता है। पेयरुल जीन जिसमें डिफरेंट डिफरेंट जीन थे जो कि 7 लार्ज सेगमेंटेड जीन को 14 स्मॉल पैरा सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा था। और यही 14 पैरा सेगमेंट जो होता है सेगमेंट पोलरिटी जीन से एंटेरियर और पोस्टीरियर पार्ट्स का फॉर्मेशन कर रहा था। मतलब एंटेरियर पोलरिटी और पोस्टीरियर पोलरिटी बना रहा था इन सेगमेंट्स की। एंड आफ्टर जो होम्योटिक जीन है, होम्योटिक जीन इन सारे सेगमेंट्स को स्पेसिफाई करेगा कि इससे क्या बनना है, थोरेक्स बनना है और थोरेक्स में कौन कौन सा पार्ट्स बनना है। तो ये सारी जीन जो होते हैं एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये एक सीरीज में एक्टिवेशन होते हैं। जो मेटरनल जीन थे, गेप मेटरनल जीन जो थे गेप जीन को एक्टिवेशन करते हैं। गेप जीन जो थे पेयर रूल जीन को एक्टिवेशन करते हैं। पेयर रूल जीन सेगमेंटेशन जीन का एक्टिवेशन करते हैं। सेगमेंटेशन जीन जो थे होम्योटिक जीन का एक्टिवेशन करते हैं। तो इसी तरीके से क्या है, एक प्रकार की सीरीज फॉर्म होती है ना। और ये एक्टिवेशन के थ्रू अपने आगे प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं। अगर हम बात करें पैरा सेगमेंट्स की तो कौन कौन से सेगमेंट्स बनते हैं जाइगोटिक जीन के थ्रू 14 पैरा सेगमेंट बनेंगे। 14 पैरा सेगमेंट्स में 8 सेगमेंट जो थे वो एब्डोमेन का फॉर्मेशन करेंगे। इन 14 में से 8 सेगमेंट जो थे, एक सेगमेंट जो है वो एब्डोमेन सेगमेंट्स का फॉर्मेशन करेंगे। 3 जो होता है माउथ का फॉर्मेशन करेंगे 3 सेगमेंट्स। और 3 सेगमेंट जो है थोरेक्स फॉर्मेशन करेंगे ना, थोरेक्स। और हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन क्या है, मैंने पिछली वीडियोस में आपको, जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें ड्रोसोफिला का डायग्राम बनाया हुआ है तो इसमें मैंने आपको बताया है। और यही चीज़ मैंने आपको अभी डायग्राम के थ्रू बताई कि कौन कौन से जीन कैसे एक दूसरे को सिक्वेंशियल से जीन कंट्रोल करेंगे ना। अब हम बात आते हैं गैप जीन की। गैप जीन मतलब क्या थे, किसी भी एम्ब्रियो को 7 लार्ज सेगमेंट में डिवाइड करना। तो गैप जीन इज द टाइप ऑफ जीन इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ सेगमेंटेड एम्ब्रियो ऑफ द सम आर्थ्रोपोड्स। अब आर्थ्रोपोड्स के अंदर आता है हमारे पास ड्रोसोफिला। आर्थ्रोपोड एक प्रकार का किंगडम है। तो इस किंगडम के थ्रू हमारे पास ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर एक स्पीशीज आती है जो कि सेगमेंट गैप जीन के थ्रू सेगमेंटेशन होता है ना। दिस गैप इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस द शार्प बाउंड्रीज। और ये शार्प बाउंड्रीज का फॉर्मेशन करते हैं सेगमेंट का सेगमेंट करके, है ना। गैप जीन आर identified by effect of the mutation in the gene which cause loss of the contiguous body segments and resemble a gap in the normal body plan। मैंने आपको अभी पीछे बात बताया कि अगर कोई भी सेगमेंट्स अगर या फिर सेगमेंटेशन जीन अगर इनिबिट होता है या म्यूटेटेड होता है तो उसमें से वह सेगमेंट डिसअपेयर हो जाएगा और डिसअपेयर होने पर हमारा नॉर्मल बॉडी प्लान का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। इस जीन देयरफॉर इज नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब हर एक जीन हर एक सेगमेंट्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फाउंड 3 जीन्स क्रीप्स क्रूपल हंचबैक बाय म्यूटेशन ड्यूरिंग द डिस्कवरी। और ये जीन 3 जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना। इन ड्रोसोफिला गैप जीन इनकोडेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, दे डायरेक्टली कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ एंड अनदर सेट्स ऑफ जीन इन्वॉल्व इन द सेगमेंटेशन ऑफ द पेयर रूल जीन। और यही गैप जीन जो थे पेयर रूल जीन को एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब एक सिक्वेंशियल मैनर में एक्टिवेशन करते हैं। एंड द गैप देमसेल्व आर expressed under the control of maternal effect genes such as picod, nanos, regulated other activity precise expression pattern। मतलब जो मेटरनल जीन थे उन्हीं ने जो बाइकोड नेनोस ये मतलब प्रोटीन्स थे, तो ये प्रोटीन्स ने गैप जीन को एक्टिवेशन करा और गैप जीन जो है आगे पेयर रूल जीन का एक्टिवेशन करेंगे। तो ये एक दूसरे को एक सिक्वेंशियल मैनर में एक्टिवेशन कर रहे हैं। एंड दिस गैप जीन आर सो नेम्ड बिकॉज म्यूटेशन इन द क्लास ऑफ जीन कॉज डिलीशन ऑफ द सेवरल कंटेगियस सेगमेंट्स। मतलब अगर कभी म्यूटेशन होता है हमारे पास या डिलीशन होता है किसी भी सेगमेंट्स का या किसी भी जीन का, तो यहाँ पर कंटेगियस सेगमेंट्स का डिसअपेयर होता है, मतलब डिलीशन हो जाएगा।
तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि गैप जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। गैप जीन जो है सेगमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और यही सेगमेंट्स अगर यही जीन अगर कभी डिसअपेयर हो जाता है या म्यूटेटेड हो जाता है तो वो जितना सेगमेंट्स ये बना लेते हैं उतना सेगमेंट्स इसमें से डिलीट हो जाएगा। तो कौन कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल है, तो क्रीपल, ये एंटीरियर पोर्शन के ऊपर कौन कौन से जीन्स थे, क्रीपल, टेललेस और क्रूपल, गेंट और लास्ट में टेललेस जीन। और ये सारे जीन जो होते हैं मॉर्फोजन ग्रेडियंट फॉर्मेशन करते हैं ना, ग्रेडियंट के थ्रू फॉर्मेशन करते हैं। कि जैसे हमने जब मेटर्नल जीन पढ़े थे तो मेटर्नल जीन के अंदर हंचबेक और केउडल जीन, हंचबेक और बाइकॉट जीन जो है एंटीरियर पोर्शन पे था, बाइकॉट और हंच बेक जीन एंटीरियर पोर्शन पे थे, और पोस्टीरियर पोर्शन पे कौन से जीन थे, केउडल और नेनोस, केउडल और नेनोस, ये हमने पिछले वीडियोस में पढ़े थे। तो ये केउडल और नेनोस जो है ये क्रीपल्स और टेललेस जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ये इनकी प्रेजेंस में यहाँ पर ग्रोथ कर सकते हैं। और यहाँ पर जब हंचबैक और बाइकॉट की प्रेजेंस में क्रीप्स और टेललेस जीन रिस्पॉन्सिबल है, कि यहाँ पर इनका हाई कंसंट्रेशन के थ्रू क्या होता है, ये सेगमेंट जो होता है बाइकॉट और हंचबैक के थ्रू स्पेसिफाई होता है। मतलब आप समझ रहे हो कि इसमें पहले ही एंटीरियर और पोस्टीरियर के ग्रेडियंट फॉर्म हुआ है, और यही फॉर्म जो है गैप जीन को एक्टिवेट कराते हैं, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनके स्पेसिफिकेशन के लिए कि ये कौन सी जगह पर कौन सा जीन एक्टिवेशन होगा। तो अगर कभी इन्हीं किसी जीन में म्यूटेशन होता है तो यहाँ पर इम्ब्रियो में उस पार्ट का डिलीशन हो जाएगा, है ना। तो ये सारे हमारे पास गैप जीन हुए, यहाँ पर फॉर्म हुए, गैप्स का फॉर्मेशन हुआ है ना। और यही गैप जो है आगे थोरेक्स फॉर्मेशन, एब्डोमेन फॉर्मेशन, टेल्सन, पॉल सेल्स, ये सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात करेंगे हम पेयर रूल जीन की। तो पेयर रूल जीन्स क्या आते हैं, गैप जीन ने हम 7 लार्ज सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब पेयर रूल जीन थे जो इन 7 लार्ज सेगमेंट्स को 14 पैरा सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे थे, मतलब इन लार्ज सेगमेंट्स को ये 20 से डिवाइड कर रहे हैं ऐसा, और उनको 14 पैरा सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये सेगमेंटेशन जीन वूज एक्सप्रेशन, और ये भी गैप जीन के जैसे ही होते हैं कि अगर इनके जीन्स में म्यूटेशन हो रहा है तो उतना पार्ट डिलीट हो जाएगा, वो सेगमेंट डिलीट हो जाएगा, है ना। द सेगमेंटेशन जीन वूज एक्सप्रेशन subdivided the embryo into the series of strips and set of boundaries of parasegments. It also regulate the subsequent expression of segment polarity gene. मतलब मैंने आपको अभी क्लियर करा कि सेगमेंट पोलरिटी जीन जो थे, सॉरी सेगमेंट पोलरिटी जीन बोल रहा हूँ, पेयर रूल जीन ये सेगमेंट्स का फॉर्म कर रहे थे, है ना, पैरा सेगमेंट्स का फॉर्मेशन कर रहे थे। एंड दिस एक्सप्रेशन फंक्शन ऑफ पेयर रूल जीन रिवल्स the first periodic patterns in the D में embryo, D embryo मतलब D मेलानोगास्टर के embryo में पेयर्स के फॉर्म में सेगमेंट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एंड differing concentration of the gap gene protein cause the transcription of the pair rule gene and which divide the embryo into the periodic units. मतलब ये क्या बोल रहे हैं, गैप जीन जो है ये पेयर रूल जीन के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के थ्रू मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के जैसे वर्क करते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के जैसे वर्क करने का मतलब क्या है, ये पेयर रूल जीन को एक्टिवेशन करा रहे हैं। एंड लाइक द गैप जीन द पेयर रूल क्लास ऑफ जीन वाज ओरिजिनली डिफाइंड थ्रू देयर लॉस ऑफ फंक्शन फिनोटाइप, इन दिस केस डिलीशन विद द 2 सेगमेंट्स ऑफ पीरियोडिसिटी। मतलब अगर कभी कोई भी सेगमेंट्स में डिलीशन हो रहा है या म्यूटेशन हो रहा है तो उतना पार्ट्स डिलीट हो जाएगा। एंड द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डिफरेंट पेयर रूल जीन result in the stripped pattern of several vertical bands perpendicular to the anterior posterior axis। मतलब एंटेरियर और पोस्टीरियर एक्सिस पर परपेंडिकुलर पैटर्न्स का फॉर्मेशन होता है, ऐसा बैंड्स फॉर्मेशन होते हैं ना, और ये बैंड्स उनकी प्लेस के लिए स्पेसिफिक होते हैं, जो एक दूसरे को, जैसे यहाँ पर एंटेरियर पोर्शन पर बाइकॉट
और हंचबैक हाई अमाउंट में है, तो ये गैप जीन को, उन्हीं गैप जीन को एक्टिवेट कराएगा जो इसके सेगमेंट्स के लिए स्पेसिफिक है, जो मैंने आपको पीछे एक बताया। तो ये जीन उनके प्लेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और यही प्लेस जीन, गैप जीन और मैटरनल जीन, ये उनके स्पेसिफिक पेयर रूल जीन को एक्टिवेशन कराते हैं ना। एंड द 3 जीन आर नॉन टू प्राइमरी पेयर रूल जीन, दीज आर ना हैरी, इवन स्किप्ड एंड रंट। ये प्राइमरी पेयर रूल जीन है तीनों जीन, तो ये एक्टिवेशन किसके थ्रू होते हैं? गैप जीन के थ्रू एक्टिवेशन होते हैं। और जो लास्ट जो भी जीन होंगे वो जीन सेगमेंटेशन पोलरिटी जीन का एक्टिवेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए, है ना। कंट्रोल बाय गैप जीन प्रोटीन enhancer, and these primary pair role gene are recognized by gap gene protein, and it's thought the different concentration of gap gene protein determine where pair role gene is transcribed or not। मतलब जो स्टार्टिंग के जीन है हमारे पास पेयर रूल जीन के, ये गैप जीन से एक्टिवेशन होते हैं। मतलब गैप जीन इनके लिए प्रमोटर का काम कर रहा है या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम कर रहा है ना। और जो इनके लास्ट वाले जीन है पेयर रूल जीन, ये आगे आने वाले जो सेगमेंटेशन पोलरिटी जीन है, जो कि उन सेगमेंट्स को एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं या उनका स्पेसिफिकेशन कर रहे हैं, उन जीन को एक्टिवेशन कराने के काम करते हैं। और अगर कभी इन जीन में म्यूटेशन होता है तो आगे आने वाले जो भी जीन है उनका एक्टिवेशन नहीं होगा। तो पेयर रूल जीन कौन कौन से है? हैरी, इवन स्किप्ड, रंट। ये स्टार्टिंग के जो जीन है किसके द्वारा एक्टिवेट होते हैं? गैप जीन के द्वारा। और जो लास्ट के स्लोपी पेयर्ड, ऑड पेयर्ड या पेयर्ड, ये जीन किसको एक्टिवेट करते हैं? ये सेगमेंट पोलरिटी जीन। अभी इन जीन को देख लेना है, मैंने आपको एक फॉर एग्जांपल बताया कि स्टार्टिंग के जीन्स, तो ये जीन्स जो है पैटर्न्स में, मतलब एक उनके पैटर्न्स फॉर्म के थ्रू एक्टिवेट होते हैं। अब आगे आते हैं हम सेगमेंट पोलरिटी जीन। सेगमेंट पोलरिटी जीन जो कि सेगमेंट्स का फॉर्मेशन कर रहा है, एंटीरियर पैरा सेगमेंट और पोस्टीरियर पैरा सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा है किसी भी इम्ब्रियो को, है ना। तो इन इम्ब्रियो नहीं, सॉरी, इन सेगमेंट्स को, जो भी पैरा सेगमेंट्स हमारे पास बने हैं, फर्स्टली पहले गैप जीन से 7 लार्ज पैरा सेगमेंट बने थे, फिर जो पेयर रूल जीन से यही 7 लार्ज पैरा सेगमेंट जो है पैरा सेगमेंट्स में डिवाइड हुए। और ये पैरा सेगमेंट जो है ये एंटीरियर पैरा सेगमेंट और पोस्टीरियर पैरा सेगमेंट में इनकी पोलरिटी डिसाइड हो रही है। तो इनके लिए कौन कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल है? तो एंटीरियर पोर्शन पर कौन से जीन है? विंगलेस जीन, क्यूबिटल इंटरप्टस जीन और पैट जीन, तो पैट्स जीन, है ना। और पोस्टीरियर पोर्शन पे कौन कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल है? इनग्रेल्ड, हेडहॉग और अर्मंडिलो, है ना। ये याद रखना कौन कौन से जीन कहाँ पर प्रेजेंट है। तो अगर हम इसकी सिग्नलिंग देखें तो क्या होता है, नॉर्मली विंगलेस सेल जो ये एक प्रकार का सेगमेंट है ना, ये पैरा सेगमेंट्स है। तो इन पैरा सेगमेंट्स में सेल के अंदर डिवाइडेड है। तो ये सेल जो है आजू बाजू की 2 सेल्स है, ये सेल जो है विंगलेस प्रोटीन का एक्सप्रेशन कराती है। विंगलेस प्रोटीन जो है ये उसके साइड की सेल पर जो है फ्रिजल रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, फ्रिजल रिसेप्टर पर जाकर बाइंड करता है विंगलेस प्रोटीन। और जैसे ही फ्रिजल रिसेप्टर पर बाइंड करता है तो ये एक प्रोटीन डिशेलवेट प्रोटीन का एक्टिवेशन कराता है। तो डिशेलवेट प्रोटीन जो है GSK3, जो कि बीटा कैटेनिन को इनिबिट कर रही थी, तो ये डिशेलवेट प्रोटीन GSK3 को इनिबिट करती है बाय फॉस्फोराइलेशन मेथड से, इसका फॉस्फोराइलेशन करा देती है। और फॉस्फोराइलेशन कराने के बाद GSK3 जो होता है बीटा कैटेनिन से अलग हो जाता है, और बीटा कैटेनिन न्यूक्लियस में जाकर अर्मंडिलो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, उसको एक्टिवेट कराता है। अब अर्मंडिलो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होता है ये प्रमोटर पर जाकर बाइंड करता है और किसको एक्टिवेशन कराता है? हेडहॉग प्रोटीन, है ना, हेडहॉग प्रोटीन का एक्टिवेशन कराता है। अब हेडहॉग प्रोटीन जो है एक्सप्रेस होता है और ये एक दूसरे को ऑटोक्राइन सिग्नलिंग बोल सकते हैं, कुछ को पैराक्राइन सिग्नलिंग, एक दूसरे की पैराक्राइन सिग्नलिंग परफॉर्म करते हैं, है ना। तो ये हेडहॉग प्रोटीन जाकर बाइंड करता है उस विंगलेस सेल के ऊपर पेस्ड रिसेप्टर पर जैसे ही बाइंड करता है तो ये एक प्रोटीन जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है क्यूबिटस इंटरप्टस को एक्टिवेशन कराता है। अब ये क्यूबिटस इंटरप्टस जो है विंगलेस प्रोटीन के एक्टिवेशन को आगे प्रमोट करता है और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह वर्क करता है। ये जाकर बाइंड करता है प्रमोटर एलिमेंट पर और प्रमोटर एलिमेंट से विंगलेस प्रोटीन का फॉर्मेशन कराता है। तो इसी तरह से ये सिग्नलिंग चलती रहती है। तो ये विंगलेस प्रोटीन या विंगलेस सेल है, ये
एंटीरियर पोर्शन को स्पेसिफाई होती है, ये एंटीरियर सेल बनाने के एंटीरियर सेल बनाती है, और ये जो सेगमेंट्स है हमारा पैरा सेगमेंट उसके साइड वाला ये पोस्टीरियर पैरा सेगमेंट्स का फॉर्मेशन करता है ना। तो पोस्टीरियर पार्ट्स में हमारे पास कौन कौन से जीन प्रेजेंट है, अगर हम देखें तो पोस्टीरियर पार्ट में अर्मंडिलो, हेडहॉग और पेज्ड अपने फ्रिजल रिसेप्टर है ना, अर्मंडिलो, हेडहॉग और फ्रिजल। और यहाँ पर कौन कौन सा है, पेज्ड रिसेप्टर है, क्यूबिटल इंटरप्टस है और विंगलेस प्रोटीन इंटीरियर पोर्शन पर है। प्रमोट जीन बाय एक्टिवेशन के दौरान दिस इनग्रेल्ड जीन इज, इनग्रेल्ड जीन जो है पोस्टीरियर पार्ट का जीन है, पोस्टीरियर पार्ट जो पैरा सेगमेंट है उसके पोस्टीरियर पार्ट को स्पेसिफाई कर रहा है, जो एक्टिवेट होता है किसके कारण, हाई लेवल कंसंट्रेशन होना चाहिए, इवन स्किप्ड, फुशी तराजू एंड पेयर्ड है ना, ये इसके लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह वर्क करते हैं। इस चीज को याद रखना जरूर कि इनग्रेल्ड जीन हमारे पास वहां पर ही एक्टिवेट होगा जहां पर इनका हाई कंसंट्रेशन होगा, इवन स्किप का, फुशी तराजू का और पेयर्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का, और ये इनग्रेल्ड प्रोटीन के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह वर्क करते हैं, और उसी के थ्रू यहाँ पर पोस्टीरियर पैरा सेगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा है ना। और जहां पर इनका लेवल कम होता है वहां पर विंगलेस जीन एक्टिवेटेड होते हैं। अब आएंगे लास्ट हम होम्योटिक सिलेक्टर जीन। अभी होम्योटिक सिलेक्टर जीन क्या है कि जैसे हमने सेगमेंटेशन हो गया, इनका पैरा सेगमेंट फॉर्म हो गए, पैरा सेगमेंट फॉर्म होने के बाद में उन पैरा सेगमेंट्स का एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट भी डिसाइड हो गया, इसके थ्रू, सेगमेंट पोलैरिटी जीन के थ्रू। अब जो ये पैरा सेगमेंट और पैरा सेगमेंट के थ्रू जो एंटीरियर पोस्टीरियर पोर्शन डिसाइडेड हुआ है, अब इनका लास्ट जो होता है फैट फॉर्मेशन होता है कि लास्ट में फैट कैसा बनेगा। तो अगर हम हॉक्स जीन की बात करें तो हॉक्स जीन हॉक्सबॉक्स जीन होते हैं, मतलब इसको मैडबॉक्स जीन बोलते हैं। ये एक दूसरे को इनहिबिट करने का काम करते हैं, मतलब कि जैसा ए जीन जो है, एक फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ए जीन जो है ये बी जीन को इनहिबिट कराता है और इसकी जगहों पर एक्सप्रेस होकर उसके जैसे फैट को फॉर्मेशन करता है, और बी जीन जो है ए जीन को इनहिबिट कराता है और इसके प्लेस पर आकर बी सेल का फैट को अचीव करता है ना, बी सेल के फैट को अचीव करता है। मतलब एक एग्जांपल मैंने आपको बताया। तो होम्योटिक सिलेक्टर जीन गिवन सेगमेंट्स आइडेंटिटी इन द ड्रोसोफिला, मतलब ये सेगमेंट्स की आइडेंटिटी देती है। होम्योटिक सिलेक्टर जीन किस लिए होते हैं, सेगमेंट आइडेंटिटी के लिए, जो भी सेगमेंट है उनकी आइडेंटिटी क्या है, वो कौन सा फैट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दे इनकोड द होम्योटिक डोमेन प्रोटीन विच इंटरेक्ट विद द हॉक्स एंड द अदर होम्योटिक जीन टू इनिशिएट द सेगमेंट स्पेसिफिक जीन रेगुलेशन। और ये हॉक्स बॉक्स जीन का एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इन जीन को क्या बोलते हैं, होम्योडोमेन प्रोटीन है ना, होम्योडोमेन प्रोटीन जो इनके लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह वर्क करता है हॉक्स बॉक्स जीन के लिए है ना। हॉक्स जीन सबसेट ऑफ होम्योटिक जीन आर द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीन देयर दैट कन्फर द सेगमेंट आइडेंटिटी बट डू नॉट फॉर्म द एक्चुअल सेगमेंट देमसेल्फ। मतलब ये सेगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, उन सेगमेंट्स की आइडेंटिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। होम्योटिक जीन any of the group of gene that control the patterns of body formation during the early embryonic development organism. Their gene encode protein called a transcription factor direct cell various part of the body। मतलब ये होम्योटिक जीन जो है ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह वर्क करते हैं और ये उनके सेगमेंट्स की आइडेंटिटी बनाने का काम करते हैं ना। तो दो क्लस्टर है हमारे पास होम्योटिक सेलेक्टर जीन के, कौन कौन से, एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स है ना, और दूसरा अल्ट्राबायोथोरेक्स कॉम्प्लेक्स है ना। अब एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से जीन आते हैं, लेबाइल, प्रोबोस्किस, डिफॉर्म्ड, सेक्सकॉम रेड्यूस्ड, एंटी और सेक्सकॉम रेड्यूस्ड। और जो एंटीनापीडिया जो है ये इधर आएगा है ना अल्ट्राबायोथोरेक्स में। तो एंटीनापीडिया जो होता है एंटीनापीडिया का फॉर्मेशन करेगा, और अल्ट्राबायोथोरेक्स और सॉरी एंटीनापीडिया ये इधर ही आएगा एंटीनापीडिया में, और अल्ट्राबायोथोरेक्स में कौन सा, एब्डोमेन फॉर्म होगा, एब्डोमेन फॉर्म होगा। तो यहाँ पर एब्डोमिनल ए प्रोटीन और एब्डोमिनल बी प्रोटीन फॉर्म होता है। अब ये कैसे सेगमेंट्स की आइडेंटिटी को बनाते हैं, इस डायग्राम में इस कलर के थ्रू आप समझे
कि जो एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है यहाँ पर कौन सा क्या बनता है, हेड और थोरेक्स। क्या बनेगा यहाँ पर, हेड और थोरेक्स। जो एंटीना पीडिया कॉम्प्लेक्स का क्या बनाता है, हेड एंड थोरेक्स फॉर्म करता है। और जो अल्ट्रा बाय थोरेक्स की इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एब्डोमेन के लिए, है ना, एब्डोमेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एंटीना पीडिया कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से जीन होते हैं, लेबाइल। लेबाइल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेबाइल जो है उनके सकर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल, सकर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सकर्स का फॉर्मेशन करते हैं। प्रोबोस्किस किसके लिए होता है, प्रोबोस्किस इसके माउथ के लिए, है ना, माउथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डिफॉर्म्ड प्रोटीन हेड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, ये हेड फॉर्मेशन के लिए, ये ड्रोसोफिला का हेड फॉर्मेशन करता है। सेक्सकॉम रेड्यूस जो होता है स्टार्टिंग के थोरेक्स के टी वन पार्ट, थोरेक्स जो होता है T1 T2 और T3 थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है। T1 पार्ट्स में क्या होता है, ओनली लेग्स का फॉर्मेशन होता है, लेग्स बनते हैं। तो लेग्स किसके, कौन से प्रोटीन या कौन से जीन के लिए, जीन के थ्रू बनते हैं, सेक्सकॉम रेड्यूस के थ्रू, है ना, ये सेक्सकॉम रेड्यूस, ये ब्लू कलर है ना। और एंटीना पीडिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंटीना पीडिया होता है T2 सेगमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। T2 सेगमेंट में क्या बनते हैं, T2 सेगमेंट में 2 लेग बनते हैं, यहाँ पर ओनली 2 लेग्स बन रहे हैं ना, यहाँ पर 2 लेग्स बन रहे हैं प्लस 2 विंग्स फॉर्मेशन हो रहे हैं, 2 विंग्स बन रहे हैं, ये है ना एंटीना पीडिया कॉम्प्लेक्स। अब हम बात करें कभी अल्ट्रा बायोथोरेक्स जीन की, तो अल्ट्रा बायोथोरेक्स जीन जो होता है ये T3 सेगमेंट का फॉर्मेशन कराता है ना। T3 सेगमेंट में क्या होता है, 2 लेग्स बनते हैं और 2 हेल्टर। अब हेल्टर क्या होता है, हेल्टर जो होता है जैसे विंग्स एयर में उड़ने का काम मतलब एयर में फ्लाइंग का काम कराते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को, तो ये एयर में उनकी स्टेबलाइज कंडीशन में रहने के लिए हेल्टर्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है किसी डायरेक्शन में भी फ्लाई करने के लिए, है ना। एब्डोमेन है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एब्डोमेन्स के लिए, और एब्डोमेन भी लास्ट एब्डोमेन के लिए होता है, टेल के लिए। तो ये चीज आपको समझ में आ गई इनकी कलर को देखकर कौन कौन सा जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये एक दूसरे को इनिबिट करने का काम करते हैं। और अगर कभी एंटीना पीडिया अगर जीन कभी इनिबिट होता है तो यहाँ पर अल्ट्राबायोथोरेक्स एक्टिवेट हो जाता है ना। अगर मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाऊं तो एंटीना पीडिया किसके लिए, एंटीना पीडिया जीन जो है ये लेग्स फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। एंटीना पीडिया अगर नॉर्मल कंसंट्रेशन में है तो इसके T2 सेगमेंट में या T3 सेगमेंट में लेग्स का फॉर्मेशन होगा, नॉर्मली लेग्स का फॉर्मेशन होगा और एंटीना का फॉर्मेशन होगा उसके हेड पर। अगर कभी एंटीना पीडिया डोमिनेंट मतलब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में अगर कभी एक्टिवेट हो जाए एंटीना पीडिया जीन का, तो यहाँ पर क्या होता है कि उसके हेड पर भी लेग का फॉर्मेशन होने लगता है। मैंने अभी आपको ये चीज़ बताई कि एंटीना पीडिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेग के लिए। तो इसके नॉर्मल T3 T1 T2 और T3 सेगमेंट पर तो लेग का फॉर्मेशन होगा, पर इसके हेड पर एंटीना बन रहा था तो एंटीना की जगह पर ये लेग्स का फॉर्मेशन कर देगी। तो ये एक प्रकार का म्यूटेशन केसेस है ना, कि इसके म्यूटेशन केसेस क्या थे, मैंने हर एक जीन के म्यूटेशन केस बताया आपको। तो ये लास्ट में जो होते हैं होमियोटिक सिलेक्टर जीन के भी म्यूटेशन केसेस मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बताऊँ तो एंटीना पीडिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, T1 T2 एंड T3 जो कि थोरेक्स का पार्ट है, इसको लेग फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंटीना पीडिया, है ना, लेग्स फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। अगर एंटीना पीडिया हाई कंसंट्रेशन में मतलब डोमिनेंट है तो यहाँ पर उसके हेड पर भी लेग का फॉर्मेशन होने लग जाएगा, हेड पर भी लेग का फॉर्मेशन होगा और नॉर्मली T1 T2 और T3 पर लेग का फॉर्मेशन होगा, है ना। अगर हम बात करें लो कंसंट्रेशन में, बहुत ही लो कंसंट्रेशन में है एंटीना पीडिया, तो नॉर्मली क्या था कि वो हेड के रिस्पॉन्सिबल था। तो जो एंटीना के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है लेबाइल जीन, ये लेबाइल जीन क्या होता है T1 T2 और T3 पर भी एक्सप्रेस हो जाता है, और एक्सप्रेस होने के कारण क्या होता है यहाँ पर लेग्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, एंटीना का फॉर्मेशन होता है ना। एंटीना का फॉर्मेशन नॉर्मली हेड पर तो होता ही होता है, पर T1 T2 और T3 सेगमेंट पर भी लेग का फॉर्मेशन ना होते हुए
एंटीना का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखना कि एंटीनापीडिया जो है लेग्स फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि लेबाइल जीन को एक दूसरे को इनिबिट कराने का काम करता है ना। लेबाइल जीन से एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स इस टाइप से मतलब कॉम्पिटिटिव इफेक्ट करता है। अब अगर मैं बात करूं एंटीनापीडिया का, मैंने बात कर लिया, अब बात करो अगर अल्ट्राबायोथोरेक्स की, तो अल्ट्राबायोथोरेक्स, अगर मैं बात करूं अल्ट्राबायोथोरेक्स की, तो अल्ट्राबायोथोरेक्स नॉर्मली किसके लिए था? एब्डोमेन के लिए है ना, एब्डोमेन के लिए। अब एब्डोमेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब एब्डोमेन में क्या होता है? फर्स्ट T3 सेगमेंट बनता है। T3 सेगमेंट के अंदर 2 लेग्स और हेल्टर, मेनली क्या है? हेल्टर का फॉर्मेशन के लिए, हेल्टर के लिए क्या होता है? एब्डोमेन जीन, अल्ट्राबायोथोरेक्स जीन रिस्पॉन्सिबल है। अगर कभी अल्ट्राबायोथोरेक्स जीन इनिबिट हो जाता है तो वहाँ पर एंटीनापीडिया जीन क्या है? एक्टिवेट हो जाता है। ये एक दूसरे को इनिबिट करते हैं, है ना। अगर अल्ट्राबायोथोरेक्स इनिबिट हो गया तो एंटीनापीडिया वहाँ पर एक्सप्रेस हो जाएगा। एक्सप्रेस होने पर क्या करेगा? वहाँ पर 2 लेग्स तो फॉर्मेशन करेगा T3 सेगमेंट पर, और उसके साथ साथ में 2 और विंग्स फॉर्म हो जाएंगे। और ये 2 जो विंग्स है, और ये जो 2 विंग्स है, ये 4 विंग्स बना देंगे। 2 विंग्स तो ऑलरेडी T2 सेगमेंट पर है, और 2 और विंग जहाँ पर हेल्टर फॉर्मेशन हो रहे थे, तो अल्ट्राबायोथोरेक्स की इनिबिशन के कारण या फिर अल्ट्राबायोथोरेक्स के म्यूटेशन के कारण एंटीनापीडिया वहाँ पर एक्टिवेट हो जा रहा था, और वहाँ पर हेल्टर की जगह और 2 विंग्स का फॉर्मेशन कर रहा था। तो यहाँ पर क्या होता है? 4 विंग ऑर्गेनिज्म बन रहा था, है ना, 4 विंग्स ऑर्गेनिज्म बन रहा था। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के इनिबिशन की प्रोसेस मैंने आपको चीज़ बताई, अच्छे से क्लियर करी। तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके देखना। यहाँ पर T1 सेगमेंट पर 1 पेयर ऑफ लेग बन रहा है, और ये इसके लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है? एंटीनापीडिया, है ना, एंटीनापीडिया जीन। और T2 पर भी एंटीनापीडिया जीन रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये विंग फॉर्मेशन के लिए, है ना। T2 पर क्या बन रहा है? 1 पेयर ऑफ लेग मतलब 2 लेग, और 1 पेयर ऑफ विंग मतलब 2 विंग्स। जहाँ पर अगर T3 की बात करें तो T3 पर अल्ट्राबायोथोरेक्स जीन रिस्पॉन्सिबल है, जहाँ पर 1 पेयर ऑफ लेग मतलब 2 लेग, और 1 पेयर ऑफ हेल्टर मतलब 2 हेल्टर्स। और इनके लिए अल्ट्राबायोथोरेक्स जीन, इनके लिए एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स, है ना। और 1 लेग के लिए भी एंटीनापीडिया रिस्पॉन्सिबल है। अब फर्स्ट वाले के लिए एंटीनापीडिया के साथ साथ क्या है? लेबाइल जीन। फर्स्ट सेगमेंट पर T1 सेगमेंट पर एंटीनापीडिया और लेबाइल जीन का एक दूसरे को कॉम्पिटेटिव इफेक्ट होता है ना, कि अगर एंटीनापीडिया हाई कंसंट्रेशन में है तो हेड पर भी लेग का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर बहुत ही लो कंसंट्रेशन में या तो है ही नहीं, तो वहाँ पर क्या होगा? या लो कंसंट्रेशन में है तो वहाँ पर लेबाइल जीन का फॉर्मेशन होने लगेगा। मतलब लेबाइल जीन क्या करेगा? वहाँ पर लेग की जगह पर, T1 सेगमेंट पर लेग की जगह पर एंटीना फॉर्मेशन करा देगा, है ना। और अगर इन दोनों के कॉम्पिटिटिव इफेक्ट देखें हम, तो ये एक दूसरे को इनहिबिट करने का काम करते हैं। अगर कभी एंटीनापीडिया हाई कंसंट्रेशन में है तो यहाँ पर ये तो उनका सेगमेंट बनाएगा, पर अगर अल्ट्राबायोथोरेक्स अगर एब्सेंट है तो यहाँ पर 4 विंग्स ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, एंटीनापीडिया यहाँ पर एक्सप्रेस हो जाएगा। अगर कभी एंटीनापीडिया एब्सेंट है तो यहाँ पर 4 हेल्टर ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, मतलब अल्ट्राबायोथोरेक्स यहाँ पर जाकर एक्सप्रेस हो जाएगा ना। तो इन दोनों में क्या कॉम्पिटिशन इफेक्ट है, और T2 T1 के अंदर कौन सा कॉम्पिटिशन इफेक्ट है, ये सारा चीज़ मैंने आपको क्लियर करी। और ये सारी प्रोसेस में कैडेरिन, ये कैडेरिन प्रोटीन का एक्टिवेशन होता है। कैडेरिन प्रोटीन जो होता है सेल एडिशन प्रोटीन होता है, जो कि इन सारी सिग्नलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये सारे प्रोटीन जो होता है मैंने आपको बताया था कि ऑस्कर प्रोटीन और माइक्रोट्यूबुल के थ्रू, तो ये रॉ GTPase एक्टिविटी के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन होता है साइक्लोस्केलेटन का, है ना। और सेल पोलरिटी फॉर्म होती है। तो यहाँ पर मेरा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। तो अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। तो यहाँ पर ड्रोसोफिला पूरा कंप्लीट हुआ मेरा। उसके अंदर मैंने सारे सेगमेंट्स भी आपको कंप्लीट करा दिए, और इसका क्लीवेज और इसके सेगमेंटेशन और इसकी आइडेंटिटी जीन कौन कौन से है वो सारे मेरे कंप्लीट हुए।